Welcome, students. The scope of physics is truly vast. Now, it covers wide ranges of mass, length, time, energy, etc. The mass of an object is vary from 10 to the power minus 31 kg. It is the approximate mass of an electron to 10 to the power 55 kg mass of universe. The length of an object can vary from 10 to the power minus 14 meter. Now it is the size of a nucleus to 10 to the power 26 meter size of universe. Time interval can vary from 10 to the power minus 22 seconds time taken by light to crosses a nuclear distance, which is to 10 to the power 18 second life of the sun. The everyday phenomena lies in the middle range. So it's mean the scope of physics is really truly vast. Now the ranges is vary from small to big. Now the science in relation to other sciences. First, relation with mathematics. Mathematics provides the necessary sign and tools which is physics to use. मैथमेटिक्स जो है वो आपको नेसेसरी साइन देता है, वो टूल्स देता है, जैसे कैलकुलस है जिसका आपको फिजिक्स में जो है वो काफ़ी अधिक यूज होता है. ठीक है. रिलेशन विथ केमिस्ट्री. Relation with chemistry. In chemistry, we study the structure of atoms, radioactivity, X-ray diffraction, etc. In physics, we study the structure of atoms, radioactivity, X-ray diffraction, etc. Such studies have enabled chemists to arrange elements in the periodic table on the basis of their atomic number. रेडियो एक्टिविटी में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जो है नए नए एलिमेंट्स की खोज करते हैं और ये मौका देते हैं केमिस्ट को कि वो आपको जो है पीरियोडिक टेबल को फिर से रीअरेंज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एलिमेंट्स. रिलेशन विथ बायोलॉजिकल साइंस, ये बहुत वास्ट सा फील्ड है. ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ biology. With the help of an electron microscope, one can study the structure of cell. Radioisotopes are used in radiation therapy for the treatment of cancer. ओके, हम लोग जो है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी को जोड़ सकते हैं. हम लोग इसमें जो है सीटी स्कैन जोड़ सकते हैं. इसी में हम लोग जो है एमआरआई को जोड़ सकते हैं. तो ये फील्ड आपको जो है बहुत वास्ट है. फिजिक्स इज रिलेशन विथ टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज इन टेलीकम्युनिकेशन. बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज इन रेडियो, टेलीविजन, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन. न्यूटन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज इन सैटेलाइट. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, जिसमें कि हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बतलाते हैं, जियोग्राफिकल सर्वे के बारे में बतलाते हैं. सो न्यूटन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज इन सैटेलाइट which help us in forecasting weather and the geographical survey. और टेलीकम्युनिकेशन में जो आपको यूज होता ही होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियोग्राफिकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट. एक्स-रे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन्स. यदि बोन्स टूट जाते हैं तो इसके बारे में आपको एक्स-रे से हम लोग जो है उसको डिटेक्ट करते हैं. द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स
has helped to design heat engine, nuclear power stations based on nuclear fission constitute one of the major sources of energy. Now, there are mainly four fundamental forces in nature. बहुत सारे फोर्सेज हैं, लेकिन फंडामेंटल फोर्स जो है वो आपको दो है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं तो दो टाइप के जो है फंडामेंटल फोर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। In macroscopic world, there are two types of fundamental forces. The first one is gravitational force. The second one is electromagnetic force. For microscopic world, there are two types of fundamental forces. The first one is strong nuclear force, and the second one is weak nuclear force. Now, the gravitational force. It is the force of mutual attraction between two bodies by virtue of their masses. इस पूरे यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक फोर्स लगा के उसको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। और यही फोर्स जो है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है, जो कि बेसिकली मास पे डिपेंड करती है। दो बॉडी है जिसके मासेज आपको m1 है और m2 है, ये r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो न्यूटन्स लॉ के अनुसार चलेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि इसका जो है आपको इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाइए, हर एक जगह इसके वैल्यू जो है वो आपको कांस्टेंट है। नासा ने, इसरो ने हर एक जगह इसको किया है, और ये वैल्यू जो है वो आपको हर एक जगह कांस्टेंट आती है। नाउ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इट इज़ द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये फोर्स जो है वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, ये आपको हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। नाउ इट ओवेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इट इज़ दी लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बेसिकली जो है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, और इसको किसी भी मीडियम की, इंटरवीनिंग मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। नाउ इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये आपको नेचर में सबसे कमज़ोर फोर्स है, और इससे अधिक कमज़ोर फोर्स कोई भी नहीं है। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज ए सेंट्रल फोर्स? सो इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली रेखा पे जो फोर्स वर्क करता है, वही फोर्स आपको सेंट्रल फोर्स कहलाता है। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ये फोर्स जो है वो आपको कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि ये आपको पोजीशन पे डिपेंड नहीं, पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। सपोज कि ये आपको ए पोजीशन है, ये पोजीशन आपको बी है, तो इस दोनों की पोजीशन पे ये आपको डिपेंड होता है, ठीक है। और ये जो नेचर ऑफ द पाथ है उससे ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो जो नेचर ऑफ द पाथ से इंडिपेंडेंट रहता है और पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसा ही फोर्स जो है वह आपको सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ओके।